हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था, आज से मैं फिज़िक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि 72 या 73 दिनों में पूरी फिज़िक्स आपको टोटल एक एक घंटे के टाइम लेके पढ़ाया जाएगा। उसमें आज पहला दिन है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाया, बट कोई भी डे आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसा भी मैंने कहा था कि अगर किसी दिन मैं छुट्टी लेता हूँ या कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी जगह पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मैं दूंगा। तो उसी क्रम में आज पहले दिन का रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। उस रिकॉर्डेड वीडियो से आप लोग पढ़िए और आज के दिन की जो टारगेट हम लोगों का वो कंप्लीट करिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वैद्युत आवेश व क्षेत्र पहला चैप्टर है फिज़िक्स का, तो वहीं से स्टार्ट होगा कहानी और वो चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ध्यान देना सब लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा के समय को ध्यान में रखते हुए मैं प्रिपरेशन के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपको फुल एकदम से पूरा चीज़ें नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये है मैं सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करूँगा, यानी पूरी बुक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, मैं उन्हीं को रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टारगेट परीक्षा है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, उतने कम टाइम में फिज़िक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे तैयार कराया जाए मैं उस पर फोकस करूँगा। और ये नहीं कि पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको एक तरफ से पढ़ाता हुआ चलो। तो आपने पढ़ा होगा साल भर, नोट्स भी बनाया होगा, तो अभी मैं केवल रिवाइज करवाऊँगा, क्वेश्चंस करवाऊँगा और बाद में जब पूरा तैयार हो जाएगा तो आपको अनसॉल्व करवाऊँगा। पूरा पढ़ने के बाद जब आप लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या सीखा है या कहाँ पे कितनी कमी हो रही है। तो वो भी आप मेरे साथ ही करेंगे, मैं आपके साथ ज्वाइन रहूँगा, सॉल्व होगा सब। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। तो आज के दिन का ये वीडियो आप लोग के लिए स्टार्ट है और यहीं से फिज़िक्स की कहानी स्टार्ट होगी। तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र में सबसे पहला जो आवेश का वो होता है फार्मूला। कभी कभी मैंने देखा है आवेश के Q = NE पे सवाल दे देता है। तो मैं इसी प्रकार केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि आवेश क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग साल भर पढ़ते हैं, तो हमारे पास उतना समय तो नहीं है अभी। हम लोग बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रख के ये वीडियो शूट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा टारगेट है उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आवेश से संबंधित कुछ भी अगर आता है तो वो इसी पे क्वेश्चन आता है। अगर आवेश से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो Q = NE पे क्वेश्चन आता है। तो जहाँ पे Q क्या होता है, Q जो होता है हम लोगों का वो होता है आवेश। Q क्या होता है, आवेश होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। N जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो N इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। E क्या है, E जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। E इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, आवेश हो गया। तो इस तरह ये क्वांटीकरण का है, आवेशों का क्वांटीकरण पे फार्मूला है। तो Q = NE होता है। Q जो है कुल आवेश है, आवेश का स्थानांतरण है, कितना आवेश किधर स्थानांतरित हुआ है। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E का मान हम सबको याद होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है E का मान।
तो इस फार्मूले में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्यू का मान पूछेगा, या फिर क्यू का मान दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है, इस पर छोटे छोटे बच्चे कोई भी आपको आसानी से लगा के दे देगा, तो बहुत आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब पहला चैप्टर पढ़ रहे हूँ और कूलाम का नियम ना पढ़ें, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो कूलाम का नियम तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलो, आप सबको याद होगा ये चीज़, कूलाम का नियम। तो हम लोग कूलाम का नियम डिस्कस करते हैं एक बार हल्का सा। क्या नियम है कूलाम का? तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। तो नियम मैं पढ़ता हूँ। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कूलाम ने यही कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन्होंने एक क्राइटेरिया भी दी थी, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। उन्होंने कहा था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अच्छा, स्थिर बिंदु आवेश क्यों कहा? क्योंकि अगर ये गतिमान अवस्था में होंगे तो इनसे करंट जनरेट होगा, और अगर इनमें त्वरण हुआ ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को या इन पे लगने वाले बल को डिफेक्ट करेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था कूलाम का नियम। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे मान लीजिए एक आवेश अगर आपके पास Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी अगर R है, तो उन्होंने कहा इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी उन्होंने बताया कि जो यफ होगा, यफ वो इक्वल टू के होगा और Q1 Q2 होगा और बटे में R का स्क्वायर होगा। ये क्या है? तो जहाँ उन्होंने बताया कि के जो है वो नियतांक है, जहाँ के जो है वो क्या है, तो के नियतांक है। अगर के नियतांक है तो के को जब पता किया गया तो कुछ मान भी होगा उसका, जहाँ के नियतांक है। और के बारे में जब खोजबीन किया गया तो पता चला कि जो के है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4, देखो 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट जानते हैं। ये नया वर्ड हमको सुनने को मिलेगा। वैसे अगर आप 12th में हैं तो आपको ये नया नहीं लगेगा, आप कई बार इसे सुन चुके हैं। तो ये नया वर्ड सुनने को मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, जो है वो है निर्वात में विद्युतशीलता है। वो निर्वात में क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात में क्या है? विद्युतशीलता है। तो इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब सबसे पहले इसका मात्रक भी हम लोगों को पढ़ना होता है, तो मात्रक निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो निकालेंगे, आगे आ जाइए। सबसे पहले निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इसका क्या निकालेंगे? मात्रक। तो देखिए, एफ बराबर हम लोग जानते हैं, अब हमें पता चल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये होगा F इंटू R स्क्वायर अपान
Q1 इंटू Q2, यानी 1/4πε0 का जो मान होगा वो होगा मात्रक देखो लिख रहा हूँ मैं, तो वो हो जाएगा न्यूटन आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। तो ये देखिए हो जाएगा इसका मात्रक 1/4πε0 का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो ये निकालना होता है आपको, ये निकालना आपको सीखना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ ε0 का क्या मात्रक होता है, तो 1/4π का मात्रक तो होगा नहीं, ε0 का जो मात्रक होगा इसी का उल्टा हो जाएगा। तो वो होगा कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ये ε0 का मान हो गया। अच्छा, अब आगे ε0 में बार बार पढ़ रहा हूँ, तो एक बात और जान लो, एक होता है एप्सिलॉन्स, केवल एप्सिलॉन्स, और एप्सिलॉन्स बराबर होता है ना ε0 इंटू के। अब ये ε0 तो निर्वात में विद्युतशीलता थी, ये क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये माध्यम में विद्युतशीलता है। ये क्या है, ये माध्यम में विद्युतशीलता है। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है तो ये जान लो ये माध्यम में क्या है, विद्युतशीलता है। तो माध्यम में विद्युतशीलता बराबर निर्वात में विद्युतशीलता इंटू के, और के क्या है, के जो है वो माध्यम का, के जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। वो माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। जब भी आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कूलाम का नियम क्या है, क्या फार्मूला उन्होंने बनाया था, जो कांस्टेंट निकला 1/4πε0 उसका मात्रक क्या है, और उसमें ε0 है क्या, एप्सिलॉन्स क्या होता है, ये चीज़ें आपको बेसिक से पता होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है वो बोर्ड परीक्षा है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम केवल रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन करके एक बार आपका समझ लीजिए दोहराया जा रहा है, उसके बाद टारगेट मेन है सॉल्व करना, और एक बार दोहरा के तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको थोड़ी सी समस्या ज़रूर होगी, वीडियो थोड़ा फास्ट है, आपको ज़्यादा अगर समस्या हो तो थोड़ा स्लो करके देखिएगा। लेकिन अगर मैं स्टेप बाय स्टेप क्लास की तरह आपको समझाने के लिए कि एकदम एक ही क्लास में सब आ जाए पढ़ाने लगूँगा तो हमारा टारगेट अधूरा रह जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा ध्यान लगा के वीडियो को देखना है और सीखते हुए चलना है। ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर सब लोग, तो आगे आ जाइए। अब देखिए, अब हमको पता होना चाहिए 1/4πε0 का मान। तो इसका मान कितना होता है, मात्रक पता कर लिया, सब कुछ पता कर लिया, तो इसका मान भी पता कर ले भैया, मान क्या होता है। तो इसका मान निकाला गया वो है 9 × 10⁻⁹। मात्रक अभी मैंने बताया था, तो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो 1/4πε0 का जो मान है वो है 9 × याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। तो इस तरह इसका जो मान है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो फिर कभी कभी मान लीजिए जल्दी तो नहीं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के नियम का सदिश रूप क्या है, कूलाम के नियम का
सदिश रूप क्या है? तो कूलाम के नियम का सदिश रूप कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये प्रूविंग नहीं पूछी जाती, केवल लिखने के लिए आता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले भी बताओ कूलाम का नियम क्या है। ये 1/4πε0, पहला आवेश दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग। इसका जब भी आप सदिश रूप लिखोगे, सदिश रूप लिखने का तरीका क्या होगा, कोई भी सदिश रूप जब लिखा जाता है तो एक निश्चित डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो देखिए सदिश रूप देखो, जैसे मैंने लिखा F12, वेक्टर फॉर्म में लिखा F12, तो इस F की जगह F12, यानी देखो 1 से 2 की ओर बल लग रहा है, 1 से 2 की ओर, यानी देखो ये 2 वाला 1 पे लगा रहा होगा बल, ये दूसरा वाला हमेशा लगा रहा होता है इस पे बल, दूसरा वाला इस पे लगा रहा होता है, ये इसी का सिंबल है, इज इक्वल टू 1/4πε0। इस पे तो कोई चेंज नहीं है। Q1 Q2 ये आवेशों के परिमाण है, कोई चेंजेस नहीं है। अपान यहाँ भी R, जैसे यहाँ 1 2 है ना, तो R जो है वो हो जाएगा R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। तो देखिए जैसे अगर आप यहाँ 1 2 लिखते हैं तो यहाँ आपको R में 21 लिखना होगा और R21 का कैप लगाना होगा। ये होता है न्यूटन, सॉरी बार बार न्यूटन आ रहा है, ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो इस तरह कूलाम के नियम के सदिश रूप को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। हम लोगों ने इससे संबंधित सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मैंने आवेश से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो बताया आपको। फिर कूलाम का नियम इस चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो मुझे भी पढ़ाना पड़ा। बाकी आपको बहुत सारे लोग मिलके पढ़ाए होंगे, मुझे भी पता ये बात, तो मैंने भी पढ़ाया। अब आगे हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पूरा जानने के बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में। फिर इस चैप्टर में आता है जो वो है, पहले इसको इरेज करते हैं, रुक जाइए। तो हम लोगों ने आवेश पे संबंधित जो भी फार्मूला था उसको पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा, उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी मैंने सब डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो चीज़ें छोड़ दूंगा, जो मैं डिस्कस करूँगा वो पूरा डिस्कस करूँगा, उसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो किसी काम का नहीं, बुक में वैसे ही भरा हुआ है, तो उसे आप लोग एक बार पढ़े हुए हैं, तो उसे मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, उसे मैं छोड़ूंगा जब एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलता है, या आपका अगर डाउट है आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, उसके बाद में उसको डिस्कस करूँगा अलग वीडियो में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने टारगेट सेट रखा है कि मुझे कितना पढ़ाना है, कब कितना कैसे पढ़ाना है, तो इसीलिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके लिए आप देखिए अपना। तो अगली जो हेडिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास, वो है हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो हल्का सा जान लो इसके बारे में भी, वैसे तो एग्जाम में नहीं आता, हल्का सा जान लो, लेकिन बिना इसके काम नहीं होने वाला। वैद्युत क्षेत्र मतलब देखो आवेश के चारों ओर का एक ऐसा एरिया, जैसे कोई चार्ज रखा है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो आवेश के चारों ओर का ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश
जहाँ पे कोई दूसरा आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण को अनुभव करे, यानी कोई दूसरा आवेश आए और इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे। अगर कोई दूसरा आवेश ऐसा करता है तो जो एरिया में वो ऐसा करेगा वही इसका क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इसको बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोगों को पढ़नी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़नी होती है? अब हम लोगों को पढ़नी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जितना बल कार्य करता है। जैसे देखो अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना कि अगर इस एरिया में कोई बाहर से आवेश लाओगे तो इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्की बात है, लगेगा। क्योंकि ये अगर अंदर आएगा तो अगर ये दोनों की नेचुरलिटी अपोजिट है, यानी दोनों विपरीत हैं, तो अट्रैक्शन होगा, और सेम है तो रिपल्सन होगा, ये जानते हैं हम लोग। तो इस पर बल तो लगना तय है, पक्की बात है, बल जरूर लगेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में जो भी आवेश होता है, एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे भी ई से नोट करते हैं, तो ई बराबर होता है F/Q0। ये देखो यही है वो एकांक वाला आवेश। तो मैंने यही कहा कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जितना भी बल लगता है, ये देखो बल है, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जितना भी बल लगेगा उसे ही क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो तीव्रता ये ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बहुत जगहों पे काम आने वाला है इसका। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, एकांक आवेश पर जितना भी बल कार्य करेगा उसे ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहेंगे, तीव्रता। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? तो इसका मात्रक हो जाएगा, ये आपका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, बटे Q0 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये बात क्लियर है सब लोग। वैद्युत क्षेत्र मैंने बताया कि आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो एकांक आवेश पे जितना बल कार्य करेगा, एकांक आवेश पे जितना भी बल कार्य करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। और इसका मात्रक E बराबर F/Q0 होगा, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस क्रम में क्या क्या मैंने पढ़ लिया? मैंने पढ़ लिया आवेश में जो भी फार्मूला है क्वांटीकरण का, वो कूलाम का नियम मैंने डिटेल में डिस्कस किया, उसका वेक्टर फॉर्म सदिश रूप मैंने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ लिया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ लिया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये तो बेसिक सा फार्मूला है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है, जिससे आगे बहुत सा काम हमको लेना है। तो देखिए, चलिए इसको इरेज किया जाए। देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सीख ली हमने। अब अगर वो निकालनी पड़े, एक छोटा सा डेरिवेशन है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 हमको पता है। देखो, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि E बराबर होता है F/Q0 ना, लेकिन पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण कैसे निकलेगा? तो देखो भैया, मान लीजिए
कोई आवेश प्लस क्यू यहाँ पे रखा है, प्लस क्यू नॉट आवेश हम लोग ला रहे हैं, तो मान लो ला के इसके आर दूरी पर रख दिए हैं। देखो ये क्यू आवेश रखा है पहले से, और प्लस क्यू आवेश हम लोग बाहर से ला रहे हैं और इससे आर दूरी पर ला के रख दिए हैं ना। तो हमें इस बिंदु आवेश इस आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है। ध्यान से समझिएगा भैया, इस आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है, इसके कारण, तो इसके कारण आर दूरी पर तीव्रता निकालनी है। तो मैंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल चार्ज ला के आर दूरी पर रख दिया, एक प्रैक्टिकल चार्ज को ला के आर दूरी पर क्या किया, रख दिया। ये देखो मैंने रख दिया। अब किसी भी जगह तीव्रता निकालने के लिए, चलो मान लो इसी जगह, किसी भी जगह अगर आपको तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता निकालने के लिए आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो एफ चाहिए। तो आप ही बताइए, एक क्यू है, एक क्यू नॉट है, बीच की दूरी आर है, तो यहाँ एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एफ बराबर कितना हो जाएगा बताओ। कूलाम का नियम अभी जस्ट पढ़ के ख़त्म किए हम लोग। तो एफ बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q नॉट अपान आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब एफ की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ई के फार्मूले में रखते हैं। तो चूँकि ई इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो ई इक्वल टू हो जाएगा एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर पूरे का अपान क्यू नॉट। तो इस तरह देखो, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो ई इक्वल टू बचेगा क्या, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। यही जो फार्मूला आपके आँखों के सामने दिखाई दे रहा है, यही ई का यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसे ही आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है और हर जगह इसे ही अप्लाई करना है। तो फिर से मैं याद दिलाता चलता हूँ, क्या क्या पढ़ लिया हमने। एक फार्मूला आवेश का पढ़ लिया, क्यू बराबर यानी कूलाम का नियम पढ़ लिया, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और उसमें एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने बताया। बाकी जितनी चीज़ें थी मैंने डिस्कस किया ताकि उस पर क्वेश्चन ना फंसे आपका। फिर मैंने उसका वेक्टर फॉर्म बताया, वैद्युत क्षेत्र बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई। फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने डिस्कस किया आपके सामने। और अब हम लोग चल रहे हैं इसकी डेप्थ में, यानी इसके इम्पोर्टेंट की तरफ। अब अगली जो हम लोगों की टॉपिक है वो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली हो। तो देखिए भैया, चलिए देखिए। तो इतना, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है जो है इम्पोर्टेंट हेडिंग, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। हम लोगों को क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, पहले डिफिनेशन जानते हैं। तो यहाँ से हमको अच्छे से पढ़ना है। उधर मैंने चीज़ों को थोड़ा शॉर्टकट फास्ट थोड़ा सा मैंने किया है। तो यहाँ वो वाली हेडिंग है जो हमको 5 मार्क दिलाएंगे। हम सबको पता है कि हर एक चैप्टर, कोई चैप्टर निरर्थक नहीं है, हर जगह से मार्क मिलने हैं। तो इस चैप्टर में मार्क मिलने की जहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो यही है, यही वो पॉइंट है जहाँ मार्क मिलने की 90% पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए मैंने पीछे वाली चीज़ों को थोड़ा फास्ट खींचा हुआ है ताकि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त टाइम बच पाए। तो चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यह एक ऐसा निकाय होता है, निकाय का मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है, बनावट होती है, ठीक। यह एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश
विपरीत प्रकृति के, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अत्यंत समीप जुड़े होते हैं। मैं क्या बताया, सॉरी एक वर्ड मिसिंग है। दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो मतलब अगर कोई भी आप सिस्टम ऐसे बना दो, कोई भी सिस्टम, कुछ भी कोई निकाय कि एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, बीच में बहुत कम दूरी, तो बहुत कम दूरी है तो इसको मैं देखो ये वाली दूरी हमेशा 2l ली जाती है, 2l। तो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी मान सब दोनों का सेम हो लेकिन एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, ऐसे आवेश अगर बहुत कम दूरी पर रखे हैं तो वही जो बनावट उनकी होती है, जो भी निकाय बनता है, जो सिस्टम यहाँ तैयार हो गया, वही क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं कह दूँ H प्लस Cl माइनस, देखो यहाँ H और Cl पे फोकस मत करो, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये नज़दीक होते हैं भैया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है। मैं कह दूँ Na प्लस Cl माइनस, ये भी क्या है, वैद्युत ध्रुव। तो यानी दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर नज़दीक नज़दीक हो गए, बहुत नज़दीक होने चाहिए, तो उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या वैद्युत द्विध्रुव समझ पाए आप लोग? तो समान आवेश और विपरीत प्रकृति के एकदम अल्प दूरी पर होने चाहिए, तो जो भी व्यवस्था बनती है वही क्या है, वही वैद्युत द्विध्रुव है। फिर आगे एक और हेडिंग बचती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव तो जान गए कि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, देखो दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, क्या बता रहा हूँ मैं, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के क्या, मल्टीप्लाई को, यानी गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ P से नोट किया गया है। तो P इक्वल टू दोनों आवेशों में एक आवेश देखो हो गया Q इंटू बीच की दूरी कितनी मैंने मानी है, ये ध्यान में रखना 2l। तो यानी P इक्वल टू हो जाएगा Q गुणे 2। ये बहुत काम की चीज़ है, यानी अगर 2QL कहीं भी, 2QL कहीं भी आपको एक साथ नज़र आ जाए तो जान जाइए वो कौन है, वो हमारा P है। इसका मात्रक भी महत्वपूर्ण है भैया, क्या होता है मात्रक, तो मात्रक Q का तो हो गया कूलाम, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में मात्रक, और L का हो गया मीटर, 2 का तो होता नहीं, तो इस तरह मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर, ये है। तो अब हम लोगों ने एक नई हेडिंग पढ़ ली है, वैद्युत द्विध्रुव, फिर पढ़ ली है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमने सीखा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो भी हमने सीखा। अब एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग की तरफ बिलोंग करेंगे हम लोग, जो कि बोर्ड एग्जाम में 90% एबव चांस रहता है कि लॉन्ग में आने का, यानी 5 मार्क में आने का। तो यही आपको ध्यान से सीखना है। हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे सीखा होगा और आप सबको लगभग ये याद होगा, बट अब मैं शुरू से रिवाइज कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं चीज़ों को छोड़ूँ ना, और ख़ासकर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं छोड़ूँ ना। अब ये संभव नहीं कि अगर ये आपको आ रहा है तो ठीक है जाने दीजिए, अभी इससे रहने दीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, लाइव क्लास जब मैं लूँगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर आप सब लोग एक तरफ से कहेंगे कि ये मुझे आ रहा है तो मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा, बट अभी रिकॉर्डेड वीडियो में ये संभव नहीं है। तो आज आप लोग इसे झेलिए और इसे समझिए, 5 नंबर आपको दे के जाएगा। देखिए
जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हेडिंग की, और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग सीख चुके हैं। तो अब बारी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो अब हम लोग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, वो 2 स्टेप में निकलती है। जैसे ही मैं नाम लिखूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति। इन 2 पॉइंट में पहली स्थिति है कौन सी? वो है अक्षीय स्थिति, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो मैं यही मान के चलूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और इसी वजह से थोड़ा सा मैं फास्ट इसको बताऊंगा। तो आज ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करवाई गई हैं, इसलिए मैं केवल रिवाइज के पर्पज़ से इसको पढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, कहीं ज़रा सा भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो आ जाइए, देखिए ध्यान से चलते हैं इसकी तरफ। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है, वो भी अक्षीय स्थिति में। तो देखिए मैं इसे रीच कर रहा हूँ, हेडिंग को रीच कर रहा हूँ, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। हम अक्षीय स्थिति पढ़ने जा रहे हैं, और ये आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट बताऊंगा। चलिए, अक्षीय स्थिति का मतलब यक्ष अक्ष की तरफ, अक्ष पे। अक्ष तो वाई भी होता है, लेकिन अक्षीय स्थिति का यहाँ मतलब है यक्ष अक्ष की तरफ। तो यक्ष अक्ष की तरफ द्विध्रुव किस तरह होता है देखिए, तो यक्ष अक्ष की तरफ जो द्विध्रुव होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये मैं द्विध्रुव बना रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए भैया। ये द्विध्रुव बना रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से। तो थोड़ा मुझे और इधर बनाना चाहिए, नहीं तो अभी समस्या होगी थोड़ी सी। तो फिगर थोड़ा सा रेज मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, यहाँ बीच में, यहाँ से ऐसे ये थोड़ा सा टेढ़ा बनना है। तो चलिए कोई नहीं, हम समझ लेंगे यहाँ से। देखिए इधर मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, और इधर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ जो मिडिल से डिस्टेंस है, मिडिल से यहाँ देखो जो बीच से दूरी है ना, बीच से जो दूरी है एक किसी पॉइंट पी की बीच से दूरी है आर। अब यहाँ बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी? टोटल 2l है ना, टोटल 2l। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? l, और इधर वाली भी कितनी हो जाएगी? इधर वाली भी हो जाएगी l। यही। अब इस साइड से, इस किनारे से, यहाँ से ये वाली दूरी बताइए कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ बीच से यहाँ तक, यहाँ मैं p बना दे रहा हूँ ना, यहाँ देखो p है, तो बीच से यहाँ तक दूरी r है। अब यहाँ से कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ जब आप जाओगे ना तो l और एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ये दूरी देखो बन जाएगी r प्लस l, ये बन गई r प्लस l। ये देखो r प्लस l बन गई, थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई। और जब यहाँ से आप दूरी नापोगे ना, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक r है ना, यहाँ से यहाँ तक r है। जब यहाँ से नापोगे तो l और कम हो जाएगी, तो ये दूरी देखो बन जाएगी ये वाली प्लस क्यू से, तो यहाँ से बन जाएगी r माइनस l। ये देखो बन गई r माइनस l। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ के रखा है, अगर आपके पास कोई चार्ज है, अगर आपके पास कोई भी चार्ज है
और इससे r दूरी पर कोई भी पॉइंट है, ए बी सी डी चाहे जो, तो इससे r दूरी पर अगर आपको तीव्रता निकालनी है तो क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हो, E = 1/4πε0, वही वाला चार्ज अपान, यहाँ पे साइन नहीं लिखा जाता, अपान r का स्क्वायर। तो ये देखिए होता है। ये बात समझ आ रही है? तो इसका नामकरण कर दें हम, इसका नाम देखो ए और इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक। तो देखें, चलो थोड़ा सा इरेज करके बताते हैं। चलो देखो भैया, अब जैसे कि मैं क्या देख रहा हूँ कि मिडिल से कोई लेना देना नहीं है आपको। इस द्विध्रुव में आपको दो आवेश दिख रहे हैं, एक है -q और दूसरा है +q। एक तीव्रता तो इसके कारण उत्पन्न होगी और एक तीव्रता इसके कारण उत्पन्न होगी। यहाँ पे अक्ष पे कोई पॉइंट है तो यहीं हमको निकालना है। तो एक तीव्रता इस माइनस वाले के कारण होगी और एक तीव्रता इस प्लस वाले के कारण होगी। तो एक काम करते हैं, हम इसके कारण जो तीव्रता होगी वो भी निकालेंगे और इसके कारण जो तीव्रता होगी वो भी निकालेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि दोनों के साथ हमें क्या करना है। तो चलिए निकालते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित करके रखिए। अब तो एक बार देखिए, मैं लिखूँगा -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, वेक्टर होती है तो लगा लो वेक्टर। E1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 1/4πε0। आवेश है Q, दूरी कितनी है, यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ से दूरी कितनी है, तो यहाँ से दूरी है r + l का ये हो जाएगा वर्ग और ये है समीकरण 1। तो मुझे ये पता था कि इसके कारण यहाँ तीव्रता उत्पन्न होगी और इसके कारण, दो ही तो आवेश है, तो इसके कारण भी तीव्रता होगी और इसके कारण भी होगी। तो कितनी होगी निकालना हो, तो मैंने इसके कारण निकाला, तीव्रता के फार्मूले से इतना है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा +q आवेश के कारण, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब आप E2 निकालोगे तो E2 बराबर देखो आएगा 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर और ये है समीकरण 2। अब देखिए भैया, P पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, पहले पता करो दोनों की दिशा किधर है, क्या दोनों की दिशा सेम है या विपरीत है। तो मैं देखता हूँ कि हाँ, एक चीज़ और आप जान लो, तो मैं बताना भूल गया, दिशा निकालना। जैसे देखो +q चार्ज है, ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको निकालनी है। +q चार्ज है ना, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो इस पॉइंट पे निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इस पॉइंट पे मान लो कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल, इस पॉइंट में निकालनी है, तो आप यहाँ प्लस चार्ज छोड़ दीजिए। क्या करिए, प्लस चार्ज छोड़ दीजिए। ये प्लस चार्ज जिस तरफ जाएगा वही होगी दिशा। तो ये भी प्लस है ना, अगर ये प्लस है, आपको प्लस चार्ज छोड़ना है, ये बदल सकता है लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। तो जब आप इसे छोड़ोगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हो गई दिशा। यहाँ छोड़ोगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये हो गई दिशा। यहाँ छोड़ोगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये हो गई दिशा। तो इस तरह ये प्लस चार्ज जिधर जाएगा वही हो जाएगी दिशा। तो चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे पर देखो, ये +q है ना,
इसके कारण दिशा किधर होगी, दाहिनी तरफ, इधर होगी ना, इधर इस तरफ, और ये माइनस है, इसके कारण किधर होगी, इस तरफ, इस तरफ देखो, इस तरफ होगी, बाईं तरफ। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, चूँकि P पर E1 व E2 विपरीत दिशा में है। ये जरूर लिखना आप लोग, ये गलती यही मत करना, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि P पर A1 व A2 विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में है तब परिणामी ई बराबर जो होगा वो होगा, हाँ ई बराबर कितना होगा, देखो हमेशा बड़े वाले में से छोटा घटाना होता है। तो बड़ा कौन है, E2 देखो बड़ा है, क्योंकि इसका हर जो है ना छोटा है, इसका हर छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये देखो हो जाएगा E2 माइनस का E1 होगा, E2 माइनस E1। तो चलो वैल्यू रखते हैं, ई बराबर E2 का मान, अब ध्यान से कैलकुलेशन है बहुत अच्छा वाला, 1/4πε0 Q/, E2 का मान कितना है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, इसको कैलकुलेट करना है, तो देख लो ध्यान से, ये तो कई बार लगाए होंगे आप लोग आगे। तो आगे देखो, इसी को ध्यान से देख लो, तो आगे मैं लिखूंगा, अच्छा काम करता हूँ, इसी पेज पे लिखता हूँ ना, इसी पेज पे लिखता हूँ, ठीक रहेगा। तब ये सब मिटा दूँ मैं, तो ये सब चलो मिटा देता हूँ, इतना मिटाता हूँ, केवल इतना, ऐसे मिटाना पड़ रहा है। हाँ देखो, अब इससे को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो हो जाएगा, अगर मैं 1/4πε0 क्यू कॉमन कर लूँ तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अब कैलकुलेशन है, थोड़ा स्पीड से देखिए सॉरी, तो ये देखो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोग ये रूल जानते हैं। तो ये देखो आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान, तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। तो ये इतना बन गया। अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगला स्टेप देखो, 1/4πε0 क्यू, इसको ओपन करो तो ये देखो बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, ये देखो बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR, और अपान में ये बनेगा, तो देखो इसको ना स्क्वायर दोनों पे है, तो थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल जाओ, तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला, तो ये देखो बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और पूरे का ये होल स्क्वायर। तो इस तरह इसको आपको समझना है, E इज इक्वल टू, अब 1/4πε0 क्यू, अब यहाँ देखो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR, माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR, और यहाँ देखो बटे में हो जाएगा
आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे इरेज कर रहे हैं, देखो आगे। इतनी बात समझ गए सब लोग? आगे देखिए, तो आगे ये आर स्क्वायर यल स्क्वायर आर स्क्वायर यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसे आपने कई बार पढ़ा होगा। और एक चीज़ यहाँ हम ये जानते हैं कि जो आर स्क्वायर है ना, वो यल स्क्वायर से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है, सॉरी यल स्क्वायर से। तो यल स्क्वायर को छोड़ दो, तो यहाँ क्या बनेगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बनेगा, इंटू 4 बनेगा। देखो 2 L R कितना हो जाएगा, 4 L R अपान, तो यहाँ केवल आर स्क्वायर रह गया, तो ये आर का पावर 4 बन जाएगा। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पावर 3 बचेगा। यानी इक्वल टू देखो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4L अपान आर का क्यूब। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा था, P बराबर क्या होता है, 2QL। तो इसमें केवल 2 का तो गुणा, देखो 4QL है ना, तो इसको 2 × 2QL लिख दें, यानी यहाँ 2P हो सकता है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर का क्यूब। तो P पे आप वेक्टर लगा दो, ये देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका फार्मूला है। तो इस तरह से ये 5 नंबर की हेडिंग बहुत 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 ईजी होती है, जिसमें केवल कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो ये आपकी कंप्लीट हुई। इस तरह ये पहला दिन हम लोगों का फिजिक्स का समाप्त हो रहा है। तो यही लगभग इतना लंबा वीडियो है। अब एक बात जान लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, अब केवल एक निरक्षीय स्थिति रह जा रहा है। निरक्षीय स्थिति के बाद द्विध्रुव को घुमाने में किया गया, यानी कुल मिला के 2 टॉपिक रह जा रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल्स। तो कल ये ख़त्म हो जाएगा। आप यकीन करिए, जैसा मैंने जितना भी कहा है वो सारी बातें 100% सही हैं। आपको जो चैप्टर जिस डेट में मैंने कहा है कि पढ़ाऊंगा, मैं उसी डेट में पढ़ाऊंगा। अगर छुट्टी हुई, कुछ भी हुआ, कुछ भी समस्या हो, तो ये जान लीजिए उसका रिकॉर्डेड वीडियो या नेक्स्ट डे में उसको मैं कंप्लीट करूंगा। एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो आपको लग जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना है। लास्ट 2 महीने के लिए तक जो भी किए वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर इन 2 महीनों में लापरवाही की तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तो इन 2 महीने आप सब कुछ छोड़ के लग जाइए परीक्षा की तैयारी में, और देखिए फिजिक्स में कितनी आसानी से आपको मार्क मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ कि ये जो 5 नंबर मिलेंगे वो आज ये लास्ट में ये वाली, और कल जो मैं पढ़ाऊँगा वो इन्हीं दोनों वीडियो से ही मिलेंगे। तो आप जब भी देखा करिए, पूरा क्रम से वीडियो को देखें। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करिए, जुड़िए उस पर। और किस दिन मैं कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर कितने दिनों में पढ़ाऊँगा, मैंने उसका एक शेड्यूल जारी किया है। उस शेड्यूल आप लोग देखिए और उस पर आप भी अपने कॉपी में बना लीजिए कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, और ये मान के चलिए कि आपको उस दिन वही पढ़ाया जाएगा। इस तरह से 72-73 दिनों में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो आज केवल फिजिक्स का वीडियो आपको मिल पाएगा। केमिस्ट्री कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल से केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए लाइव नहीं हो पाए हम, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो जब वो इशू ख़त्म हो जाएगा तो मैं लाइव क्लास लूँगा, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो अभी वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए आज केवल फिजिक्स से ही आपको मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब लोगों को शुभ रात्रि।